नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। बच्चों की मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत होती है, लेकिन जब छोटी सी उम्र में सीरियस बीमारी का सामना करना पड़े तो पूरी फैमिली के लिए ये एक इमोशनल और चैलेंजिंग सफ़र बन जाता है। चाइल्डहुड मैलिग्नेंसीज यानी बच्चों में होने वाले कैंसर्स सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ इनका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। सही टाइम पर पहचान, अवेयरनेस और एक्सपर्ट केयर से कई बच्चे आज हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज के हेल्थ और हम के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्डहुड कैंसर्स के अर्ली सिम्टम्स, उनके कॉजेज़, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस और पेरेंट्स के लिए ज़रूरी गाइडेंस के बारे में। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमें सही और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैदराबाद की पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बीएमटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिरीषा रानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, आई एम फाइन। सो मैम, सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, एंड ऐसा अगर होता है तो इसके रीजंस क्या है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने। बच्चों में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंसर नहीं होता है। जब हम लोग कैंसर डायग्नोस करके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे कैसे हम सुना है कि बड़ों में होता है, बच्चों में भी होता है क्या करके। सो बच्चों को इवन इन्फेंट्स मतलब लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप में से लेके बड़े बच्चे लाइक एडोलेसेंट बच्चे इवन बियॉन्ड 15 ईयर्स, यंग अडल्ट्स, सब में कैंसर होता है। अलग अलग तरीके का एज के हिसाब से कौन सा एज में क्या कॉमन कैंसर होता है उसके हिसाब से अलग अलग कैंसर्स देखते रहते हैं बच्चों में। सो जनरल अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो इसकी रीजंस क्या है? बच्चों में इतने कम उम्र यानी कि 1 ईयर के बिलो भी बच्चों में कैंसर्स नज़र आता है, आप बोल रहे हैं, तो इसके मेन रीजंस क्या होते हैं? सो रीजंस बच्चों में, जैसे बड़ों में आप देखते हैं कि टोबैको चूइंग, स्मोकिंग एंड कुछ एक्सपोजर लाइक फैक्ट्री एक्सपोजर्स लाइक एनिलीन डाइस एंड ऑल, उसके हिसाब से बड़ों में कैंसर्स का इंसिडेंस। सो आपने तो देखा ही होगा, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, टोबैको चूइंग की वजह से टंग कैंसर, ऐसे। लेकिन बच्चों को डेफिनेट रीज़न नहीं होता है कि क्यों कैंसर्स आता है, ये इंसिडेंटली हो जाता है। बहुत सारे कैंसर्स को अंडरलाइंग कॉज नहीं होता है, बट अराउंड 10% केसेस ऑफ बच्चों के कैंसर को अंडरलाइंग जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस होता है। ओवरऑल कैंसर क्यों होता है करके बोले तो हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स की वजह से बॉडी के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोला तो कैंसर प्रमोटर जीन्स ट्रिगर होके उसके हिसाब से कैंसर टेंडेंसी आता है। सो ओवरऑल इट इज़ इंसिडेंटल, वी शुड से। अब दुनिया भर में कितने बच्चों में ये कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं? लाइक अगर हम रेशियो देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये कितना ज़्यादा है? बहुत ही सही सवाल पूछा, क्योंकि कैंसर का बर्डन कितना है करके जानकारी से ही हमको पता चलता है कि अवेयरनेस कितना रहना है, हम लोग कितना होशियार रहना है, कैसे ट्रीटमेंट कहाँ पे लेना है, ऑल दिस थिंग्स हमको जानकारी होता है। सो कैंसर इंसिडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा तो स्टडीली इट इज़ इंक्रीजिंग। अराउंड 5 to 10 years ago अब कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 2.5 लाख केसेस, न्यू केसेस वर एडिंग टू द पूल। नए केसेस डिटेक्ट होके एग्जिस्टिंग पूल को ऐड हो रहे थे, बट आजकल मोर देन 3 lakhs ऑल ओवर द वर्ल्ड लेस देन 15 years एज ग्रुप में डिटेक्ट होके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूल को ऐड हो रहे हैं। एंड इन इंडिया, अगर इंडिया का बर्डन देखा तो पहले अराउंड 40,000 केसेस पर ईयर पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज, बड़ों में तो काफ़ी होता है और ज़्यादा होता है, बट बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। लेस देन 15 years एज ग्रुप में अराउंड 40,000 केसेस पहले डिटेक्ट हो रहे हैं, तो आजकल मोर देन 60,000 केसेस, न्यू केसेस आर गेटिंग डायग्नोज्ड एंड एडिंग ऑन टू द पूल। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट बर्डन। सो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर्स की, यानी कि बड़ों में हम कई बार ये देखते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कई बार अलग अलग तरह के कैंसर्स नज़र आते हैं। बच्चों में भी सिमिलर तरह के होते हैं या कोई और डिफरेंट कैंसर्स बच्चों में नज़र आता है? आप हमें वो बताइए। बच्चों को डिफरेंट कैंसर्स होता है, क्योंकि बच्चों का कैंसर्स मेजॉरिटी इंसिडेंटल होता है, कुछ अंडरलाइंग जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है। सो इनसे जो कॉमन कैंसर बच्चों में देखते हैं, ब्लड कैंसर, सो ALL बोलते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, देन AML अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर्स।
सो ब्लड कैंसर्स फर्स्ट आता है, ब्रेन ट्यूमर्स नेक्स्ट आता है, देन उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमास, सार्कोमास, मजिल से जो आता है सार्कोमास बोलते हैं, किडनी से जो आता है विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, लिवर से आता है हेपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं, बोन से आता है बोन ट्यूमर्स लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा। सो अलग अलग तरीके का कैंसर्स बच्चों में देखते हैं। दे आर डेफिनेटली डिफरेंट कंपेयर टू अडल्ट्स। अब इनमें सबसे कॉमन कैंसर जो बच्चों में नज़र आता है वो कौन सा है? सो ये सबसे कॉमन है अक्यूट ल्यूकीमिया, ALL कॉमन होता है बच्चों में। अब पेरेंट्स को जब यूजुअली बच्चों में कई बार सिम्टम्स डिटेक्ट करने में कई सारे पेरेंट्स की चूक वहीं पे हो जाती है कि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या फ़ील हो रहा है, बट पेरेंट्स का काम ये होता है कि वो उन्हें डिटेक्ट करे। अब पेरेंट्स कैसा डिटेक्ट करेंगे कि बच्चों को जो है अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि ये कैंसरस है? बिकॉज जैसे आपने बोला कि इंसिडियस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंटल होते हैं, तो कई बार सिम्टम्स जो है नज़र भी नहीं आते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो पेरेंट्स को पहले डिटेक्ट करना चाहिए अपने बच्चे में? बहुत सही क्वेश्चन पूछा, जो लिजनर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यूजुअली जब फीवर्स कंटिन्यूसली अनडायग्नोज्ड फीवर्स चलते रहता है, जैसे जनरली आमतौर पे हमको फीवर आता है मलेरिया, टाइफॉइड, यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये सारे सोचते हैं एंड वो कॉमन है, वो ही पहले सोचना है। सो उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं, कभी टेस्ट के अलावा भी ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये सिम्टम्स के अलावा और इवन विद दैट सिम्टम्स जब अनडायग्नोज्ड फीवर्स चलता रहता है डिस्पाइट ट्रीटमेंट, तब जाके हम लोग ब्लड स्मीयर केयरफुली और चेक करके कुछ और प्रॉब्लम हटके है क्या, इन्फेक्शन से हटके है क्या, कैन इट बी अक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर हो सकता है क्या, और कैन इट बी सम अदर ट्यूमर्स, ये सोचते हैं। ऑब्वियसली ये डॉक्टर्स के पास आप जब जाते हैं सो उसके हिसाब से डॉक्टर्स जो पहले डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, उसके हिसाब से अलग सोचने की ज़रूरत है क्या इस केस में, डॉक्टर सोच के बताते हैं आपको। अदरवाइज हर फीवर को आप पहले ये नहीं सोचना है कि ये कैंसर हो सकता है क्या करके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे कारण होता है, इन्फेक्शंस कॉमन कारण होता है। सो उसके हमेशा पहले आप इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, वो सही नहीं हो रहा है तब डॉक्टर जाके आपको टेस्ट करते हैं कि कुछ और कारण हो सकता है क्या इन्फेक्शन के अलावा। सो दैट इज़ लाइक कॉमन ल्यूकीमियाज का सिम्टम्स ये होता है कि कंटिन्यूस अनडायग्नोज फीवर्स, वेट लॉस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग इन द नेक, लिम्फेडोपैथी बोलते हैं, स्वेलिंग इन द लिवर, स्प्लीन, एब्डोमेन का स्वेलिंग ऐसे दिखता है। सो दीज आर ल्यूकीमिया सिम्टम्स। ट्यूमर का सिम्टम्स ट्यूमर के हिसाब से कहाँ से आ रहे हैं ट्यूमर, उसके हिसाब से सिम्टम होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में ट्यूमर है, सो हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स जैसे आना, वॉकिंग डिफ़िकल्टी, विजुअल प्रॉब्लम्स, देखने में तकलीफ होना, सो ये सारे चीज़ें आपको दिखने के चांस है। उसके अलावा आपको ट्यूमर अगर एब्डोमेन में आया, एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स बोलते हैं, सो मोशन प्रॉब्लम्स। अगर चेस्ट में ट्यूमर आया, चेस्ट सिम्टम्स जैसे कॉफ, डिस्निया बोला तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, कॉफ, ऐसे चीज़ें आपको नज़र आता है। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर लोकेशन, सॉलिड ट्यूमर्स में आपको सिम्टम दिखता है। डिपेंडिंग ऑन द कैंसर टाइप यू आर सस्पेक्टिंग, जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया का, देन अक्यूट ल्यूकीमिया का अलग सिम्टम्स जैसे बोला शुरुआत में फीवर एंड अदर सिम्टम्स दिखाई देता है। और हम बात करें डायग्नोसिस की, तो पीडियाट्रिशियन कैसे डायग्नोस करते हैं एक बच्चे को फॉर डिटेक्टिंग कि इस बच्चे को पर्टिकुलर कैंसर है या नहीं, आप हमें वो बताइए। जैसे आपके कैंसर के हिसाब से डायग्नोसिस, सिम्टम एंड डायग्नोसिस होता है। जैसे कॉमन कैंसर लिया आपने, अक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर को लिया, सो सिम्टम जब हमको लगता है कि ये शायद वो है, देन फर्स्ट टेस्ट इज CBP, सिंपल ब्लड पिक्चर हम देखते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन कैसे, ब्लड वाइट सेल्स कैसे, प्लेटलेट्स कैसे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कैसे, उसका अपीयरेंस, कभी कभी समटाइम्स हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स कम होता है, WBC का फ्लक्चुएशन होता है, समटाइम्स इट मे बी नॉर्मल एंड रेयरली ब्लड स्मीयर में अबनॉर्मल सेल्स दिखाई देता है, उसके हिसाब से भी डायग्नोस करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर सॉलिड ट्यूमर, सो ALL के अलावा ट्यूमर्स जो आता है
उसका डायग्नोसिस ट्यूमर के हिसाब से होता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, हेडेक, वॉमिटिंग है, आप स्कैन करेंगे, ट्यूमर है करके डिटेक्ट करेंगे, उसको ऑपरेट करके निकालेंगे। देन पैथोलॉजी रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट के द्वारा कौन सा टाइप का ट्यूमर है डायग्नोस करके उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट क्या देना है। जैसे कीमोथेरेपी देना है, रेडिएशन देना है। जनरली ब्रेन ट्यूमर्स को पहले आप सर्जरी करते हैं, पैथोलॉजी का रिपोर्ट देखते हैं, देन उसके बाद रेडिएशन देना है, या रेडिएशन के साथ कीमो भी बाद में प्लान करना है। ऐसे अप्रोच होता है। अगर ट्यूमर्स पेरिफेरी में है, जैसे आपको एब्डोमेन में ट्यूमर है, सो ट्यूमर के हिसाब से कीमोथेरेपी देना होता है एंड रेडिएशन भी देना होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जरी करना होता है। सो ब्लड कैंसर है, कीमोथेरेपी के थ्रू ही क्योर होता है। सो दैट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, उसको कीमोथेरेपी अलोन विल क्योर द प्रॉब्लम। अब ये सुनने में ही जब इतना इमोशनल फेस है, जब पेरेंट्स डिटेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे को भी एक कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो यूजुअली इमोशनल सपोर्ट की जितने बच्चे को ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा एक पेरेंट को है, क्योंकि जिस दर्द से वो लोग औलाद को पैदा करते हैं एंड देन उन्हीं के सामने जब ये देखा जाता है कि बच्चे को कैंसर है, तो उनको आप काउंसिल कैसा करते हैं उस चीज़ पर, आप हमें वो बताइए। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, और ऑफ कोर्स फोकस करना है, लेकिन इतना ट्रीटमेंट के साथ इतना ही इम्पॉर्टेंट है उनके इमोशंस को हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स ये सुनते ही डेफिनेटली उनका जैसे आप बोल रहे थे से टूट जाते हैं, दे ब्रेक, आई मीन रोना शुरू करते हैं, एंड देन कुछ लोग ऑब्वियसली डिनाई करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है करके, कभी अग्रेशन भी होता है, बट वो टेम्पररी है। ऐसे छोटे बच्चों को कैंसर बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है करके, बट दैट इज़ टेम्पररी। एंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेन इमोशन इज़ लाइक बच्चा को क्यों कैंसर आया, हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, सो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड आज सपोर्ट कितना मिलता है फैमिली से और डॉक्टर से कितना मिलता है। सो ये चीज़ एंड आउटकम्स कैसे होता है, कितना क्योर होते हैं, और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, ये सारे चीज़ें ऑब्वियसली पेरेंट्स की माइंड में आता है। तो हम लोग उनके साथ बैठ के, आजकल मॉडर्न मेडिसिन में डेफिनेटली अच्छा क्योर है। इन लास्ट 30 ईयर्स जो भी रिसर्च हुआ कैंसर में, उसके हिसाब से कौन सा कैंसर को कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए रिस्क अप्रोच थेरेपी होता है। सो फॉर एग्जांपल ALL को लिया आपने, एक्यूट ल्यूकीमिया को, जो कॉमन कैंसर है, उसमें फर्स्ट फ्लो साइटोमेट्री करके रन करके कौन सा टाइप का कैंसर है करके डायग्नोस करते हैं। उसके बाद उसके अंदर कैंसर सेल के अंदर कैसे जेनेटिक चेंजेस है करके फिश मार्कर्स, कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग, NGS टेस्टिंग करते हैं। उसके हिसाब से उसमें रिस्क कितना है हमको पता चलता है। रिस्क के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स सारे टेम्पररी है। येस ऑफ कोर्स कैंसर ट्रीटमेंट इन मेडिकल फील्ड इज़ हाई एंड ट्रीटमेंट, एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है। सो जब हाई एंड ट्रीटमेंट को हम सामना कर रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही है, लेकिन हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स सारे टेम्पररी है, ट्रांसिएंट है, ट्रीटेबल है। सो उनको कंट्रोल करते हुए, कैंसर को क्योर करने का मेडिसिन देते हुए आगे बढ़ना है। वो प्रिकॉशंस के साथ जब आगे बढ़ते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो कम आता है, और जो भी आता है उसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग। सो हम लोग वही काउंसिल करते हैं कि नावेडेज मेडिसिन इज़ एडवांस्ड इन सच ए वे दैट, इतना एडवांसेस हुआ है कि हम लोग कौन सा कैंसर को क्या मेडिसिन देना है और कब कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है। सो क्लियर गाइडलाइंस है। दो कैंसर क्यों आता है करके 3 डिकेड से रिसर्च के हिसाब से डेफिनेट रीज़न पता नहीं चल रहा, लेकिन कौन सा कैंसर को किस तरीके से अप्रोच करके कैसे ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इतना अच्छा एवॉल्व हुआ है कि आजकल बच्चों के कैंसर ऑलमोस्ट 90% क्योर रहे हैं। अब हम बात करें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोसीजर की, तो बच्चों में कैंसर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, आप एक बार हमें वो बताइए। सो बच्चों के कैंसर को आप लोग 2 डिविजन्स करना है। एक तो मेन ट्रीटमेंट दैट इज़ कैंसर ट्रीटमेंट, एंड सेकंड इज़ सपोर्टिव केयर, जो
साइड इफ़ेक्ट्स आता है उसको कंट्रोल करना। सो मेन ट्रीटमेंट जो कैंसर को मेन ट्रीटमेंट लिया तो आपने जैसे मैंने बोले ALL को कीमोथेरेपी से ही क्योर कर सकते हैं। ट्यूमर से सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी तीनों हम यूज़ करना पड़ता है उसको क्योर करने के लिए। सो वेर एज इन सपोर्टिव केयर जो सपोर्ट देते हैं, सपोर्टिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटोकॉल तो इवन कभी कभी ऑनलाइन भी मिल जाता है, लोग कोई भी डाउनलोड करके ट्रीट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। जो सपोर्टिव केयर है हमारे जैसे जो ट्रेन लोग ही कर सकते हैं। सपोर्टिव कौन सा मेडिसिन दिया तो किस तरीके का साइड इफेक्ट आता है, कब आता है, कितने दिन के बाद आता है, काउंट्स कब चेक करना है, उसका प्रिकॉशन क्या लेना है, ब्लड कब देने की ज़रूरत पड़ता है, ये सपोर्टिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्टिव केयर में आपका इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल करते करते इन्फेक्शन भी आता है। सो डिस्पाइट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर स्टिल इन्फेक्शंस आता है। सो फंगल, वायरल, बैक्टीरियल अलग अलग इन्फेक्शंस होता है, उसके लिए मेडिसिन दे के कंट्रोल करना पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड वॉमिटिंग्स, नॉजिया, वो मेडिसिन रख के कंट्रोल करना है। देन एट द सेम टाइम सेफ ब्लड प्रोडक्ट्स अपना के जब भी ब्लड ज़रूरत है सेफ ब्लड प्रोडक्ट से उनको रेस्क्यू करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन किड्स न्यूट्रिशन केयर, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन है, सो इफ़ योर न्यूट्रिशन इज़ राइट, सही है, तभी आप कैंसर कीमोथेरेपी को टॉलरेट कर सकते हैं। सो न्यूट्रिशन केयर, सेफ ब्लड प्रोडक्ट्स देना, सही एंटीबायोटिक देना और अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, सो चीज़ों को कंट्रोल करना। एंड जब कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जब बाल गिर जाता है, सो उस टाइम पे कब गिर रहा है, कब वापस आता है, वो सारी चीज़ें काउंसिल करना, उनको इमोशनल सपोर्ट देना ड्यूरिंग दैट टाइम, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अदर फैमिली मेम्बर्स। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा के साथ और बच्चे भी रहेंगे, सो वो बच्चे नेग्लेक्टेड फील नहीं करना है कि मम्मी डैडी और बिहाइंड दिस चाइल्ड एंड आई एम गेटिंग नेग्लेक्टेड करके। सो वी काउंसिल पेरेंट्स की यू प्लीज टेक केयर ऑफ अदर किड्स ऑल्सो, you have to do some arrangements so that that child should not go through emotional trauma. So ऐसे एक चीज़ मैं नाज़रीन को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया है कि ट्रीटमेंट के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्चे को सपोर्टिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जैसे मैम ने भी मेंशन किया है कि लोग ChatGPT या गूगल से कई बार ये देखते हैं कि हम आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चों को कैसे टेक केयर कर सकते हैं इमोशनली। हम समझते हैं कि आउट ऑफ केयर आप लोग ये करते हैं, बट जो ट्रेनर्स जो इस चीज़ के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं, इनसे बेहतर आप सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते अपने बच्चे को। एक चीज़ आप यहाँ पे भी ये देख लीजिए, कई बार हमने मूवीज़ या एल्बम सॉन्ग्स में ये देखा है कि कितने की बार ये कॉन्सेप्ट में बताया जाता है एक छोटे बच्चे को जहाँ पे उसके बाल चले जाते हैं, जहाँ पे वो कैंसर से जुड़ रहा होता है। कई बार ये इमोशनल फेज़ भी हमें मूवीज़ के थ्रू बताया जाता है कि आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है वहाँ पे। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे, ना आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहेगी, ना वो बच्चा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में किसी भी चीज़ को हम ट्रीट कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि पिछले डिकेड्स में ये होता था कि किसी चीज़ का क्योर हमें मिल नहीं पाता था, बट आजकल साइंस इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ का भी क्योर मार्केट में मिल जाएगा। स्पेशली ट्रेन डॉक्टर जो यहाँ पे मौजूद है वो सिर्फ आप ही के लिए यहाँ पे ट्रेन होकर बैठे हैं ताकि आपको सही से गाइड करे। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने बेटे को या अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आए, या अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि छोटे से बुखार से भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद से मेरे बच्चे को कुछ सीरियस होता है, तो आप डॉक्टर के पास लेकर आ रहे हैं मालूमात हासिल करने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट किसी भी चीज़ को आप निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि निगलेक्शन का जो आउटकम होता है, इट इज़ बेटर कि आप उससे पहले ही प्रिकॉशन ले लें। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लेकर आ रहे हैं डॉक्टर के पास, एंड जब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नहीं कोई चीज़ वरी करने की नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक सुकूनदायक पल होता है आपके लिए। पर जब आप निगलेक्ट करेंगे उस चीज़ को या नज़रअंदाज कर देंगे, तो हो सकता है कि जब वो आउटकम आए तो आपके लिए भी एक वो ब्रेकिंग पॉइंट रहे और आपके बच्चे के लिए भी संभलने में बहुत मुश्किल हो जाए। अब हम वापस हमारे टॉपिक पर बढ़ेंगे, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि स्पेशल स्क्रीनिंग कुछ ऐसा टेक्निक्स अवेलेबल है बच्चों के लिए या नहीं, आप हमें वो बताइए। बच्चों का और बड़ों का जो कैंसर्स आता है अलग तरीके का आता है और उसका बायोलॉजी अलग होता है। द वे जो कैंसर एवॉल्व होता है उसका बायोलॉजी अलग होता है। उसकी वजह से बड़ों को जैसे सर्वाइकल कैंसर कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर है, ऐसे कैंसर्स को आप सर्वाइकल कैंसर को पैप स्मीयर के द्वारा,
ब्रेस्ट कैंसर को आप मैमोग्राम के द्वारा या स्कैन्स के द्वारा जो डायग्नोस करके अर्ली डिटेक्शन करके ट्रीट करते हैं, ऐसे बच्चों में स्क्रीनिंग टेक्निक्स नहीं होता है। जैसे आपने आज ब्लड टेस्ट किया, विद इन फ्यू वीक्स इट मे evolve अगेन, इसीलिए स्क्रीनिंग टेक्निक्स आर नॉट अप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन। बड़ों में डेफिनेटली स्क्रीनिंग टेक्निक्स आर अप्लीकेबल एंड यू हैव टू गो थ्रू रेगुलर टेस्टिंग। ऑन द अदर हैंड ऐसे हम लोग इम्प्रेशन में नहीं जाना है कि अच्छा बच्चों को स्क्रीनिंग टेक्निक नहीं है इसके मतलब हम लोग अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या, ऐसे नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि उनका बायोलॉजी अलग है, उसके हिसाब से स्क्रीनिंग नहीं है। अब ट्रीटमेंट के बाद में जो आउटकम होता है वो कैसे नज़र आता है एक बच्चे में, एंड जो रिकवरी फेज़ है कितना टाइम लगता है एक बच्चे को रिकवर होने में, एंड उस रिकवरी के दौरान सपोर्टिव केयर के साथ साथ आप लोग और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं एक बच्चे को रिकवर से होने के लिए? सो ट्रीटमेंट के फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर को लिया, ALL को लिया, उसका ट्रीटमेंट इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स इंटेंस फेज होता है। सो वो फर्स्ट 6 मंथ्स हम लोग बताते हैं कि कम्प्लीटली डोंट सेंड टू स्कूल नहीं जाना है, बाहर नहीं खेलने के लिए जाना है, साफ़ सुथरा घर में बनाया हुआ ओनली होममेड फूड खिलाना है, रेगुलर मेडिकेशंस लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखना है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद मेंटेनेंस फेज में आपको मेंटेनेंस मेडिकेशंस देना होता है। सो तब प्रिकॉशंस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, यू कैन गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्मॉल गैदरिंग्स, ऐसे चीज़ें। सो हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान सपोर्टिव केयर में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के बताना पड़ता है उनका। इवन थिंग्स लाइक अगर छोटे बच्चे हैं घर में, उनको ओरल पोलियो नहीं देना है। वैक्सीनेशन में यू कैन गिव इंजेक्टेबल वैक्सीन बट यू शुड नॉट गिव ओरल, बिकॉज ओरल पोलियो जब देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन के थ्रू वायरस डिस्चार्ज होता है इन द स्टूल। सो इसीलिए ये बच्चों को खतरा बन सकता है करके हम लोग ओरल पोलियो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, इंटेंस कीमोथेरेपी फेज में अवॉइड करते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशंस हम लोग ध्यान में रख के उनको काउंसिल करते रहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि स्टार्टिंग में भी मैंने यही पूछा था आपसे कि बड़ों में कई तरह के टाइप्स ऑफ कैंसर्स दिखते हैं बच्चों में। अब पीडियाट्रिक कैंसर्स एंड अडल्ट कैंसर्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं, इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप थोड़ा वो हमें बताइए। सो पीडियाट्रिक एंड अडल्ट कैंसर जैसे हम लोग देखा टाइप्स अलग होता है एक। दूसरा स्क्रीनिंग टेक्निक्स, जैसे बड़ों में स्क्रीनिंग टेक्निक्स होता है, बच्चों में नहीं होता है। और तीसरा, बड़ों में जो कैंसर्स आता है उनका हाई रिस्क जेनेटिक एसोसिएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका आउटकम्स बच्चों के कैंसर से कम होता है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि हाँ नहीं हमारे घर में कुछ एक बड़ा आदमी को कैंसर आया था, क्योर नहीं हुआ ऐसे। सो हम लोगों को ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि बड़ों के कैंसर जनरली थोड़ा हाई रिस्क कैंसर्स होता है, उनका हाई रिस्क एसोसिएशन ज़्यादा होता है। और बड़ों को जैसे आप लोग देखते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उसकी वजह से भी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। वेराज इन बच्चों में ये कोमॉर्बिडिटीज़ कम होता है एंड हाई रिस्क जेनेटिक एसोसिएशन कम होता है, उसके हिसाब से उनका आउटकम्स अच्छा होता है। सो नाउअडेज 90% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स आर क्योरेबल। अब बच्चों में कई बार देखा जाता है, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आप BMT स्पेशलिस्ट भी हैं। BMT का मैं आपको अगर फुल फॉर्म बताते चलूँ तो इसका मतलब है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बच्चों में कैंसर के टाइम पे कब सजेस्ट करते हैं आप लोग, एंड क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमें वो बताइए। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप सही क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग जब अपफ्रंट काउंसिल करते हैं कि हाँ कीमोथेरेपी के साथ BMT भी करेंगे क्या करके। सो BMT ओनली हाई रिस्क केसेस के लिए करते हैं, जैसे ALL में जेनेटिक्स के द्वारा या MRD टेस्टिंग करके होता है, उसके द्वारा हम लोगों को हाई रिस्क लगा तो उनको ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट करते हैं। या रिलैप्स कैंसर्स को, कैंसर्स कभी कभी जैसे मैंने बोला 90% क्योर होता है, बट 10% जब रिलैप्स होता है उनको हम BMT के द्वारा फर्दर भी क्योर कर सकते हैं। इवन इसके पहले दोज हाई रिस्क केसेस पर इतना आउटकम्स इतना नहीं होता था, बट आजकल इवन दोज 10% केसेस हाई रिस्क केसेस को भी BMT के द्वारा हम क्योर कर रहे हैं। अब सबसे आखिर में मैं अगर आपसे पूछूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जितने पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, तो आप उस बारे में बताइए। सो मैं ये बताती हूँ कि
अगर चाइल्डहुड कैंसर्स के इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहे, दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू इंसिडेंस, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। लोगों को अभी समझ में आया कि हाँ, बच्चों को कैंसर्स होता है, इसको कैसे पहचाना है, कहाँ पर डायग्नोस करना है, और बहुत सारे जगह में डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी अवेलेबल है, और कहाँ जाके ट्रीटमेंट लिया तो अच्छा रिजल्ट होता है। से ये जानकारी जनरल पब्लिक में अच्छा है आजकल, बट इट्स गुड दैट यू नो आप और इम्प्रूव कर रहे हो जनरल अवेयरनेस को। एंड उसके द्वारा हम लोगों को आजकल बच्चों के कैंसर्स को, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स को क्योर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीडियाट्रिक कैंसर्स आर गेटिंग क्योर्ड। और लोग ये भी पूछते हैं कि हाँ 5 ईयर सर्वाइवल रेट करके बोलते हैं आप, उसका मतलब 5 ईयर्स ही सर्वे होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि 5 ईयर्स ही सर्वाइव होते हैं। अगर 5 ईयर्स आप ट्रीटमेंट के बाद क्रॉस किया तो उसके बाद कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जीते, जस्ट लाइक यू एंड मी। उनका स्टडीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, जॉबिंग, स्कूलिंग, जॉब्स, एवरीथिंग विल बी like a normal person. So majority of the cancers are curable and they are leading good normal life. This is what I want to tell audience. वेल थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने इमोशनल एंड जो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी उस पर हमारे साथ बातचीत की, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि ये हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। वेल थैंक यू सो मच अगैन। Thank you. चाइल्डहुड मैलिग्नेंसीज एक मुश्किल और इमोशनल टॉपिक ज़रूर है, लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल होपलेस नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सही वक्त पर पहचान और ट्रीटमेंट से कई बच्चे पूरी तरह सेहतमंद ज़िंदगी जी रहे हैं। इस सफ़र में पेरेंट्स का अवेयर, डॉक्टर की गाइडेंस और सोसाइटी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ और हम के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि डरने के बजाय जानकारी रखें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और टाइम पर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। हर बच्चा उम्मीद का एक नया रंग होता है और सही केयर के साथ उसकी मुस्कुराहट को वापस लाया जा सकता है। उम्मीद, इल्म और सही ट्रीटमेंट, यही चाइल्डहुड कैंसर्स के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।